वेलकम इन इनफाइनाइट एजुकेशन। सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास आपकी साइकोलॉजी की बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर वन शॉट का जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। आज है आपके पार्ट टू कहाँ से है स्टार्ट। हमने क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में? देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन देख ली, BM रिलेशनशिप देख ली, बॉडी माइंड एंड रिलेशनशिप, जो कि क्या है, बॉडी काम करे इफेक्ट कहाँ पड़े, माइंड पर, और माइंड काम करे तो इफेक्ट कहाँ पड़े, बॉडी पर। ये सब हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में जेनेटिक एंड बिहेवियर, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास ब्रेन एंड बिहेवियर। ब्रेन एंड बिहेवियर पढ़ क्या रहे हैं पहले तो ये देखो आप, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, यानी कि जो अपना बिहेवियर है वो कैसे कैसे चेंज होता है, कौन कौन से फैक्टर है उसको चेंज करने के लिए, है ना। तो जेनेटिक देखें तो जेनेटिक रूप से भी आपका जो बिहेवियर वो चेंज होता है, वो हमने देख लिया। फिर दूसरा आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से कैसे चेंज होता है, जैसे जैसे हम नए नए एनवायरमेंट में जाते हैं, वातावरण में जाते हैं, तो हमारा जो व्यवहार है या बिहेवियर है वो उस नए एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे हम कहीं दूसरी जगह गए तो हम वहाँ के एनवायरमेंट से इम्पैक्ट होंगे और वहाँ के अनुसार हम बिहेवियर करेंगे या व्यवहार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ रहे हैं ब्रेन एंड बिहेवियर। ब्रेन का बिहेवियर पर कैसे प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। देखो क्या लिख रखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन बॉडी विच आर रिलेटेड टू बिहेवियर आर नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, मसल्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि ब्रेन देखे तो ब्रेन, ये नहीं कि ब्रेन ही पढ़ेंगे, ब्रेन में क्या क्या देखेंगे। नर्वस सिस्टम, आप सबको पता है नर्वस सिस्टम क्या है, एना फिजियो में देखा ही होगा, और देख लेते हैं। सेंस ऑर्गन से भी आपके बिहेवियर है उसको इम्पैक्ट होगा, अफेक्ट होगा या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मसल्स हो गई, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, तो कैसे कैसे क्या क्या चेंजेज आएंगे वो देखते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं अपन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं न्यूरॉन। व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व। एक नर्व होती है या नर्वस सिस्टम है, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है, ठीक है। नर्व्स इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूरॉन्स। एक नर्व्स होती है, एक नर्व होती है, वो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। न्यूरॉन इज कंप्राइज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। न्यूरॉन है उसमें 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? डेंड्राइन, एक्सोन एंड ब्रस। कैसे? देखो डायग्राम में, ये पार्ट तो हो गया आपके पास डेंड्राइन, ये हो गया एक्सोन, और ये हो गया एंड ब्रस। ये पार्ट हो गया एंड ब्रस, ये हो गया एक्सोन, और ये हो गई डेंड्राइन, ठीक है। ये तीन पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है कौन? न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या नर्व। ए नर्व, एक नर्व है वो मेनी न्यूरॉन, एक नर्व है वो मेनी न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, एक से अधिक न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। और द dendrite will receive the impulse and pass on the same to other neuron through axon and endplus, ठीक है।
The neuron will have a nucleus in its cell body which is heart of neuron. What is heart of neuron? हार्ट ऑफ न्यूरॉन क्या है? देखो डायग्राम में ये आपके पास, अब हम करते हैं इसको समझ, अब समझो। ये हो गया आपके पास क्या? डेंड्राइन, डेंड्राइन्स। अब डेंड्राइन से इसमें पाया जाता है क्या? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस, जो कि हार्ट ऑफ न्यूरॉन। हार्ट ऑफ न्यूरॉन क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये देख रखा है, देखो, हार्ट ऑफ न्यूरॉन, इट्स सेल बॉडी, द न्यूरॉन विल हैव ए न्यूक्लियस इन इट्स सेल बॉडी। ठीक है, ये लिख रखा है। हो गई। अब होता क्या है, जैसे एक न्यूरॉन तो हो गया, ये एक न्यूरॉन है। अब इम्पल्स कहाँ से आते हैं? इम्पल्स क्या हुआ, एक इम्पल्स आए आपके पास, डेंड्राइन्स है, यहाँ से इम्पल्स रिसीव हुए, डेंड्राइन से इसने इम्पल्स रिसीव किए। अब इम्पल्स रिसीव किए तो एक्सोन से होते हुए इम्पल्स क्या करेंगे? एक्सोन से होते हुए ये इम्पल्स जाएंगे एंड ब्रश की ओर। कहाँ पर? एंड ब्रश पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर। अब एंड ब्रश पर पहुंचे, ठीक है, इम्पल्स यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पे पहुंचने के बाद जो इसके बाद में इसके नीचे होता है एक अलग न्यूरॉन। जैसे एक न्यूरॉन ये है, ये हो गया इसके एंड ब्रश हो गए, तो यहीं पर एक अलग न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक अलग न्यूरॉन पाया जाता है जो कि यहाँ पर जो इम्पल्स आए हैं उनको कलेक्ट करेगा कौन? डेंड्राइन्स। और कलेक्ट करने के बाद फिर वही सेम प्रोसेस। ठीक है, ऐसे चलते चलते आगे तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज mainly divided into central nervous system, it's called CNS, peripheral nervous system जिसे PNS बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं ANS। but some scientists have classified them into two divisions in which ANS is included under PNS। ठीक है, क्या है? देखो यहाँ पे देखते हैं, ऐसे बोल रहा है ये कि आपके पास नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम आपको नर्वस सिस्टम है, इसके है आपके पास 3 टाइप। कौन कौन से? ANS, PNS और CNS। लेकिन कुछ क्या बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि जो ANS है वो किसका पार्ट है? जो ANS है वो PNS का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, 2 पार्ट में गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसमें आते हैं आपके पास 2। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसमें आते हैं आपके पास 2, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक तो आगे ब्रेन और एक क्या आ गया? एक आ गया स्पाइनल कॉर्ड। देखते हैं दोनों को। पहले पढ़ते हैं ब्रेन। व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन इज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व सेंटर। ब्रेन क्या एक हाईएस्ट और इंपॉर्टेंट नर्व सेंटर है। इट इज सिचुएटेड इन स्कल। स्कल में सिचुएटेड होता है, जो अपनी खोपड़ी होती है ना, हिंदी में देखें तो हिंदी में जो अपनी सिर होता है, खोपड़ी, उसके अंदर स्कल कैविटी है, उसके अंदर ये सिचुएटेड होता है। इट कंप्राइज ऑफ द सेरेब्रम। इट
कंप्राइज ऑफ सेरेब्रम, सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोन्स एंड मेडुला ओब्लिगेटा। मेडुला ओब्लिंगेटा ये इसके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। जो ब्रेन है उसमें क्या क्या होता है, सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पोन्स, मेडुला ओब्लिंगेटा। ठीक है, अब इनके बारे में आप डीपली किस में पढ़ोगे, एनाटॉमी में, जो कि आपकी क्लास हो गई है, नहीं हुई है तो अब हो जाएगी। ठीक है, आपके जो साइकोलॉजी है उसमें केवल इतना सा पार्ट है, ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड, अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, दिस इज continuous of the medulla oblongata and runs through the canal of the vertebral column। मेडुला ओब्लिगेटा है, वहां से लेकर के ये वर्टिबल कॉलम तक से होती हुई जाती है। बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व पास थ्रू दिस, सेंसरी एंड जो मोटर नर्व होती है वो इसके द्वारा ही पास होती है टू द एंड फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से लेकर इसी के द्वारा जाती है। एनाटॉमी पढ़ोगे ना आप, उसमें देखोगे आप बड़ी उसमें आप डीपली पढ़ोगे तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि आपके जो माइंड है, सॉरी ब्रेन है, ब्रेन में से मोटार और जो नर्व जाती है, मोटार नर्व और सेंसरी नर्व है, वो वर्टिबल कॉलम के द्वारा ही जाती है, उसके थ्रू जाती है। कहाँ पर, अलग अलग सेंसरी या टारगेट ऑर्गन तक। ठीक है, इफ एनी डैमेज टेक प्लेस, इफ एनी डैमेज टेक प्लेस स्पाइनल कोड, द एरिया बिलो द पार्ट गेट पैरालाइज। यानी कि जहाँ पर स्पाइनल कोड जहाँ डैमेज होती है वो एरिया क्या हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है, बोलते हैं लकवा, लकवा मार जाता है। ठीक है, पैरालाइज्ड, ये हो गया स्पाइनल कोड। फिर आता है आपके पास क्या, पीएनएस। हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। नर्वस सिस्टम को बांटा है 3 टाइप में, एएनएस, पीएनएस और सीएनएस। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एएनएस और पीएनएस एक है। ठीक है, एएनएस और पीएनएस क्या है, एक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये 3 टाइप है, अलग अलग है, तो हम अलग अलग पढ़ लेंगे, जैसा साइंटिस्ट बोलते हैं वैसे करेंगे। अब सीएनएस है, सीएनएस में आता है 2, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन में पढ़ ली, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया। अब आता है आपके पास क्या, पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको डिवाइड किया है 2 टाइप में, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियल नर्व है वो होती है 12 और स्पाइनल नर्व होती है वो होती है 31, 31। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डीप आप एना फिजियो में पढ़ो। यहाँ पे केवल जो इंट्रोडक्शन या बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़नी है आपको। अब आपके जो क्रेनियल नर्व है या आपके जैसे कि कौन कौन सी होगी, ऑडिटरी हो गई है ना, ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी, ऑडिटरी, हाइपोग्लोसस, और ऐसे ऐसे करके 12 होती है ये। वेगस नर्व, सॉरी हाँ वेगस नर्व हो गई। कौन सी है वेगस नर्व, शायद ये 10वें नंबर की शायद वेगस नर्व। ठीक है, ऐसे। अब आते हैं एएनएस। व्हाट इज एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, क्या है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, देखते हैं। द एएनएस नॉट ओनली कंट्रोल द इमोशनल बिहेवियर, एएनएस है वो केवल इमोशनल बिहेवियर को ही कंट्रोल नहीं करता, यह बायोकेमिकल बैलेंस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी मैनेज करता है। कैसे करता है देखेंगे आगे। द एएनएस इज कंपोज्ड ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। अब एएनएस है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में डिवाइड किया गया है। अब देखो क्या पढ़ा, एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा है सबसे पहले आता है आपके पास क्या, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम है, इसको डिवाइड किया है 3 टाइप में, एएनएस,
CNS और PNS, ठीक है। देन CNS इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। PNS इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, राइट राइट। PNS है, इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया है, कौन कौन से? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है। ANS है, इसको भी डिवाइड किया गया है किसमें? पेरिफेरल और सॉरी पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक, ये आ गया आपके पास। एक डायग्रामेटिक तरीके से देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख लेंगे एक बार, पैरासिम्पैथेटिक ANS को डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट साइकोलॉजी एंड सेंसेशन। अब सेंसेशन है, सेंसेशन समझते हो? सेंसेशन, साइकोलॉजी एंड सेंसेशन देखते थे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द रोल ऑफ सेंस ऑर्गन। व्हाट इज सेंसेशन? सेंसेशन होता क्या है, पहले तो ये देखो। एक डेफिनेशन है, अभी देखेंगे, पहले देख दो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द रोल ऑफ सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का जो रोल है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? इन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफरिंग द सेम टू द कंसर्न पार्ट ऑफ ब्रेन। कंसर्न यानी होता है एक निश्चित या फिर उससे जुड़ा हुआ, यानी कि कोई, अब इसको एग्जांपल से देखें। स्किन है, स्किन को हमने टच किया, अपने हाथ है, हाथ को टच किया, तो इसका जो सेंसरी है, सेंस है, वो कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट में जाएगा और वहां से जो एक्शन आएगा वो क्या आएगा, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसका रोल है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है। ह्यूमन बींग्स हैज 5 सेंस ऑर्गन। आपके ह्यूमन के पास कितने हैं? 5 सेंस ऑर्गन हैं। कौन कौन से? आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन, त्वचा। विदाउट सेंस ऑर्गन इंफॉर्मेशन कांट रीच द ब्रेन। बिना सेंस ऑर्गन के जो इंफॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन के पास नहीं पहुंच सकती। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड द गेटवे ऑफ नॉलेज। गेटवे ऑफ नॉलेज किसे कहते हैं? व्हाट इज द गेटवे ऑफ नॉलेज? तो वो बोलते हैं आपके सेंस ऑर्गन को। किसे? सेंस ऑर्गन को। सेंस ऑर्गन को गेटवे ऑफ नॉलेज बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग आ गया, देखो सेंसेशन आ गया। प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग, प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग टू ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्व इज कॉल्ड सेंसेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें स्टिमुलस है वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जाता है। इसके द्वारा? सेंसरी नर्व के द्वारा, ये कहलाता है सेंसेशन। जैसे कि आपके आंख है, आंख देख लो या जो भी सेंस ऑर्गन है उसमें स्किन देख लो, सबसे बढ़िया। हाथ को अपने टच किया, हाथ को हमने टच किया तो जो सेंसरी नर्व है जो उस टच के स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुंचाएगा, इसके द्वारा? सेंसरी नर्व के द्वारा। जो ये प्रोसेस होती है वो कहलाती है सेंसेशन, ठीक। द सेंस ऑर्गन एंड सेंसेशन आर एज फॉलो। आई, आई का काम क्या है? विजन यानी देखना। ईयर, ऑडिशन। नोज, ओल्फैक्ट यानी सूंघना, गंध का काम है ना। टंग, गैस्ट्रेटरी यानी स्वाद का। स्किन, टेक्टाइल सेंसेशन यानी कि स्पर्श। टेक्टाइल सेंसेशन यानी होता है स्पर्श करना, स्पर्श का जो ज्ञान करवाता है, ठीक है।
ईच ऑफ द सेंस ऑर्गन हैज डिस्टिंक्ट फंक्शन टू परफॉर्म। डिस्टिंक्ट यानी होता है विशेष काम, ये इनके एक विशेष काम होता है। ये नहीं कि भाई विजन का काम है वो ईयर करेगा, विजन का काम केवल आई ही करती है। तो ये क्या है, विशेष फंक्शन हो गए, इसके डिस्टिंक्ट फंक्शन हो गए। इनके काम केवल यही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। देयर आर 3 मोर सेंसेशन, ये 5 सेंसेशन है, इनके अलावा भी 3 मोर सेंसेशन है। कौन कौन से? स्टैटिक सेंसेशन फॉर बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस के लिए स्टैटिक सेंसेशन होता है। काइनेस्थेटिक सेंसेशन फॉर मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट के लिए काइनेस्थेटिक सेंसेशन होता है। ऑर्गेनिक सेंसेशन फॉर इनर ऑर्गन्स, जो इनर ऑर्गन्स है उनके लिए होता है ऑर्गेनिक सेंसेशन। अब देखो, आपने एक बात वो नोटिस करी होगी, ये जो 5 सेंस ऑर्गन है, जो 5 सेंस ऑर्गन थे कौन कौन से, आई, ईयर वगैरह, ये तो है आपके सरफेस का, ठीक है, सरफेस का। और जो 3 ऑर्गन से 3 सेंस ऑर्गन है कौन कौन से, स्टैटिक, स्टैटिक सेंसेशन है ना, काइनेस्थेटिक और ऑर्गेनिक, ये 3 जो है ये आपके पास इनर बॉडी के अंदर, ये तो हो गए सरफेस का 5 वाले, और जो 3 पड़े हैं ये है आपके पास अंदर इनर वाले जो बॉडी के अंदर है, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विल बी हेल्दी एंड नॉर्मल इफ 3 देयर आर नो प्रॉब्लम्स, जैसे कि ब्लाइंडनेस और डिफनेस, यानी कि अगर आपके सेंस ऑर्गन, अब आप कहोगे सर अब पढ़ तो लिया, पढ़ा क्यों है पर कुछ आया ही नहीं समझ में। पढ़ने का कारण क्या है? पढ़ने का कारण ये है कि बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल विल हेल्दी इफ देयर आर नो प्रॉब्लम, यानी कि अगर सेंसेशन है, सेंस ऑर्गन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका बिहेवियर है वो क्या होगा, एक हेल्दी बिहेवियर होगा या अच्छा होगा। कैसे? ब्लाइंडनेस और डीफनेस, कोई अंधा है या कोई बहरा है, तो अगर देखो आपके ईयर है, ईयर का मेन फंक्शन क्या है, कान है, कान का मेन फंक्शन क्या है, कान का मेन काम क्या है बताओ। अब कोई बोलेंगे सर सुनना, गलत, उसका मेन फंक्शन है बैलेंस करना। बायोलॉजी या एना फिजियो पढ़ोगे आप, उसमें आप देखना ईयर का मेन फंक्शन होता है बैलेंस, बॉडी बैलेंस का काम करता है। तो अगर बहरा है तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ब्लाइंडनेस में हो गया। मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, कैसे? द मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मसल है वो बहुत सारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मूवमेंट एंड बिहेवियर विच आर इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल, जितना इंटरनल है उतना ही एक्सटर्नल बिहेवियर है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल टिश्यू इज इट्स एबिलिटी टू contract and making movement possible. There are 3 type of muscles in body, अपनी बॉडी उसमें 3 टाइप की क्या होती है, मसल्स होती है। कौन कौन सी? स्केलेटल मसल, फर्स्ट इज स्केलेटल मसल। व्हाट इज स्केलेटल मसल? स्केलेटल मसल क्या है, वॉलेंटरी होती है, यानी कि उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, कॉन्शियस कंट्रोल, हम अपने अनुसार उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, एज द नेम एम्प्लाई स्केलेटल मसल अटैच्ड टू स्केलेटन एंड एम्बस बॉडी मूवमेंट, इट इज नॉर्मली अंडर, यानी कि स्केलेटल मसल जैसा कि इसका नाम है वैसा ही ये स्केलेटन के से अटैच होती है, यानी कि कंकाल, इसे हम हिंदी में बोलते हैं कंकाली पेशी, तो वैसे ये कंकाल से क्या होती है, अटैच होती है। इसका जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होता है, कॉन्शियस या वॉलेंट्री। नेक्स्ट है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल हृदय पेशी, इट इज मसल ऑफ हार्ट, हृदय, भाई हृदय हार्ट आ गया,
ये क्या है, एक हार्ट की मसल है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पंपिंग ऑफ द ब्लड, पंपिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड को पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी पेशी होती है, कौन सी मसल होती है कार्डियक। ये बॉडी मूवमेंट के लिए होती है। और इसका जो मूवमेंट या कंट्रोल होता है वो होता है इनवॉलेंट्री, यानी कि हमारे हाथ में नहीं होता। ये थोड़े भाई हम देख रहे हैं यार, आज तो जो पंप ज़्यादा कर लिया ब्लड, अपने हार्ट ने पंप ब्लड को ज़्यादा पंप कर लिया तो इसको रोक देते हैं। तो ये थोड़ी है भाई, ये तो अपने हाथ में नहीं है, इसका कंट्रोल इनवॉलेंट्री होती है। नेक्स्ट है थर्ड, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या है, स्मूथ मसल फ्रॉम द वॉल ऑफ होलो ऑर्गन, जो होलो ऑर्गन्स होते हैं हार्ट के अलावा, हार्ट तो भाई कार्डियक मसल आ गया, उसके अलावा जितने भी होलो ऑर्गन्स है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गई, यूरिनरी ब्लैडर हो गया है, ये सब इसमें काम आता ही है। इसका कंट्रोल भी क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ फंक्शन सच एज मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव एंड एम्पटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है उसको खाली करने में, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें फूड की जो मूवमेंट होती है उसको फंक्शन में क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, स्मूथ मसल। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन एंड सेकंड वन इज एंडोक्राइन। फर्स्ट डिस्कस अबाउट एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन सॉरी। एक्सोक्राइन है वो क्या है, डक्ट ग्लैंड है जिसमें कि डक्ट पाई जाती है। द डक्ट ग्लैंड रिलीज देयर सीक्रेशंस थ्रू द स्मॉल डक्ट और ट्यूब इनटू द बॉडी कैविटी, यानी कि छोटी छोटी जो डक्ट्स होती है उसके द्वारा ये क्या करती है, अपने सीक्रेशन है उसको रिलीज करती है या रेगुलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल सेलेवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड्स, लेक्राइमल ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस टीयर। लेक्राइमल ग्लैंड से वो आपके टीयर्स प्रोड्यूस करती है, आंसू प्रोड्यूस करती है। अब ये देखो आप कि सलाइवरी ग्लैंड्स है जिसे बोलते हैं हम हिंदी में लार ग्रंथि। अब देर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, कौन कौन से, सबको पता है, मैंडिबल, सब मैक्सिलरी है ना, पैरोटिड ग्लैंड्स। तो ये सब क्या है, एक डक्ट से आती है। ऐसे क्या है, इनकी अलग अलग डक्ट्स होती है, ट्यूब्स होती है, उसके द्वारा ये क्या है, अपने सिक्रेशन है वो रिलीज करती है। नेक्स्ट है इसी में, दीज ग्लैंड्स आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इमोशनल सिचुएशन। अब ये जो ग्लैंड्स है कौन सी, एक्सोक्राइन, वो एक इमोशनल सिचुएशन में क्या करती है, अपने एक क्या होती है, एक्टिव होती है। कैसे, भूख लग रही है, किसी को क्या लग रही है, भूख लग रही है, इमोशंस है, तो वो क्या है, सलाइवा है वो आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, जैसे कि देखो, स्वेटिंग इंक्रीज ड्यूरिंग फियर, पसीना आता है एक फियर के दौरान या डर के दौरान, गुस्से के दौरान। ठीक है, टीयर इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रिफ, सलाइवा डिक्रीज ड्यूरिंग फियर, डर लग रहा है तो जो आपका मुंह है वो क्या है, सूख जाएगा, सलाइवा है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड मेक आवर माउथ बिकम ड्राई, और हमारा जो मुंह है, माउथ है वो क्या होगा, एक ड्राईनेस हो जाएगी, उसमें सूखा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ लिया एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मैंने ही उसकी लेक्चर ली है, तो एनाटॉमी में, एना फिजियो में उसके लेक्चर मैंने लिए हैं एंडोक्राइन के, उसको देख लेना, और नॉर्मल एक बार और देख लेते हैं ऐसे ही। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशन कॉल्ड हॉर्मोन्स, क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो अपने सिक्रेशन है रिलीज करती है उसे बोलते हैं हॉर्मोन्स, और डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, अपने जो सिक्रेशन है वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है। द नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ द
हार्मोन प्रमोट हेल्दी एंड नॉर्मल पर्सनैलिटी। अगर क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसके जो सिक्रेशन है वो अगर एक नॉर्मल रेंज में हो तो वो क्या है, वो एक नॉर्मल पर्सनालिटी होती है। लेकिन अगर अंडर और ओवर हो गया, या तो ज़्यादा सीक्रेट हो गया या कम सीक्रेट हो गया, तो वो आपके क्या है बॉडी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के अफेक्ट करेगा। मतलब कि उनसे डिजीज हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि उनका भाई अति सबकी ज़्यादा खराब है। किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा या कम लेना तो वो क्या है हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। अब पीनियल ग्लैंड से कौन कौन सी ग्लैंड्स होगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी है? फर्स्ट इज पीनियल ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायरॉइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियाज जिसे अग्नाशय बोलते हैं, ओवरी, फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस, अंडाशय और ओवरी अंडाशय, ओवरी टेस्टिस, है ना, आपने सब उसमें पढ़ा है। In this way, various glands in our body have control over our behavior. The knowledge of these glands and their function help nurse to understand the various signs and symptoms. इन सभी का स्टडी करना या अध्ययन करना एक नर्स को एक पेशेंट के जो जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनको समझने में हेल्प करता है। इसलिए हम साइकोलॉजी में बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम, ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, ब्रेन पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और सेंसेशन, सेंस ऑर्गन, ग्लैंड्स, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, सब इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। किसके पॉइंट्स? ये पॉइंट्स जो हमने आज पढ़ा है और जो लास्ट क्लास है उसमें पढ़ा है, उनके जो पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोले, एक तरीके से वो बोले शब्दार्थ नहीं, वो सारांश। इसका पूरा का जो सार निकाले, पूरे का मीनिंग निकाले तो क्या निकल के आता है? देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये लाइन आपके आती है, कैसे आती है? बॉडी का इफेक्ट है, बॉडी का माइंड पर इफेक्ट पड़ेगा, माइंड का बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे से क्या करती है, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जीन्स एंड हेरिडिटी फैक्टर इन्फ्लुएंस और बिहेवियर। जीन्स है और जो हेरिडिटी है, जेनेटिक्स है, वो क्या है, आनुवंशिकी, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइन बिहेवियर। एक इंडिविजुअल व्यक्ति के बिहेवियर को समझने के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, उन दोनों का इक्वल रोल होता है। ठीक है, ब्रेन है भाई, ये इसका तो मैंने आपको एक अच्छे से डायग्राम समझा के बताया। ब्रेन, CNS, ANS एंड PNS ऑल इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस या प्रभावित करते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर नोन एज गेटवे ऑफ नॉलेज, ये याद रखना है भाई। व्हाट इज गेटवे ऑफ नॉलेज? तो सेंस ऑर्गन्स। मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर आर caused by sensation and stimuli we receive through these sense organ। ठीक है, मसल्स आर डिफरेंट टाइप्स हैविंग देयर ओन वे फंक्शन। मसल से उसके अलग अलग फंक्शन काम करते हैं। ग्लैंड्स आर टू टाइप्स, दो तरह की ग्लैंड्स होती है, कौन कौन सी? डक्ट ग्लैंड्स जैसे और डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस एक्सोक्राइन और डक्टलेस कौन सी होगी? एंडोक्राइन। और डक्ट किसकी होगी? एक्सोक्राइन। डक्टलेस glands also known as endocrine glands, all these glands produce their own secretion which have influenced their own on individual।
थैंक यू। और ये आपके क्या पढ़ा हमने, बायोलॉजी बिहेवियर क्लास लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपके बायोलॉजी बिहेवियर कंप्लीट हुआ। और कुछ डाउट हो तो आपके पास नंबर है मेरे, और लिख लीजिए 9462341892। कॉन्टेक्ट अस फॉर डाउट एंड क्यूरीज। और नेक्स्ट क्लास आपको किसकी चाहिए वो आप कमेंट करें। लेक्चर कैसा लगा वो भी बताएं, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो आप बताएं उसके हिसाब से। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही है, सेकंड सेमेस्टर की है वो भी आपके चल रही है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। राधे राधे। और आपको जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो प्रोवाइड करवाई गई है, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, राधे राधे।